आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। रसूलपुर वार्ड के पार्षद अमरुद्दीन अंसारी के आप सुपुत्र हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सारे कार्यों को आप कहते कराते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहां तक आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर लिया है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि अपने सेक्टर, अपने बूथ को सबसे मजबूत करिए। चूँकि वार्ड का प्रतिनिधि होने के हैसियत से कोशिश करेंगे, मेहनत कर रही हैं प्रत्याशी हमारी श्रीमती काजल निषाद। उनके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन बूथ और सेक्टर पे करने जा रहे हैं, जिससे उनको मजबूती मिलेगी। शुरुआत बूथ से ही होनी है और ये बूथ की आवाज़ पूरे लोकसभा के अंदर जाएगी, मजबूती के साथ जाएगी। और आपने देखा होगा कि पिछली बार जो अभी नगर निगम चुनाव हुआ उस समय मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिर गया। उसके पीछे का कारण था कि मौसम, तेज़ धूप, यही सीज़न था और वही स्थिति इस साल भी है मौसम का। ऐसे में मतदाताओं को क्या अपील आप कर रहे हैं? मतदान का प्रतिशत कैसे आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर अपने आप में जागरूकता बनी रहेगी और उनको लगे कि ये चुनाव मेरे वजूद का चुनाव है, अपने आप को जिंदा रखने का चुनाव है, अपनी पहचान को उठाने का चुनाव है, तो वोटर अपने घर से निकलेगा और वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी विचारधारा, इंडिया गठबंधन के विचारधारा के लोग करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। एनडीए उधर कह रहा है कि हम 400 पार होंगे इस बार चुनाव में। आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार होने पे संविधान खतरे में होगा, कैसे? देखिए, एनडीए तो झूठ और दमन की काम करने का पिछले 10 वर्षों से कर रहा है और कहीं ना कहीं ये तो सच्चाई है ही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बीच में नेताओं ने कुछ बयान दिया था कि हम संविधान को बदल देंगे, तो उसको देखते हुए डर और भय की स्थिति तो पूरे समाज में है ही है। जो संविधान, लचीला संविधान, बड़ा संविधान, अपने आप में संविधान, आत्मरक्षा का संविधान, उस संविधान को बचाने के लिए इंजीनियर साहब, आपने अभी कहा कि लचीला संविधान, आत्मरक्षा वाला संविधान, बचाने का संविधान, लचीला भी है, आत्मरक्षा भी है, ये कैसे संभव है? अरे क्यों नहीं संभव है, एकदम संभव है। लचीला इन द सेंस ये है कि गलत नहीं होने देगा। अगर कानून या प्रशासन या सत्ता में बैठे लोग को लगता है कि हम संविधान को अपने हिसाब से चला लेंगे, तो उस बेस पे तो नहीं चला पाएंगे। लेकिन आत्मसम्मान को देखते हुए एक एक आदमी, एक एक इंसान उस संविधान की रक्षा के लिए, उस संविधान उसको ताकत देता है अपने हुकूक को मजबूती से रखने के लिए। मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हम क्या खाएं, क्या पहने, किस तरह चलें, इसका अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। तो ऐसा नहीं है हमें कहीं किसी बोलने का अधिकार को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी विशेष वर्ग के लोगों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन ये संविधान की ही ताकत है जो मजबूती से अब हम लोगों को रखने का, जिंदा रखने का कार्य संविधान के अधिकार ने दिया है। संविधान बहुत मजबूत है। अगर संविधान के अंदर मैं देखता हूँ, जब जो मूल कर्तव्य है, संविधान का मूल अधिकार, संविधान की मूल आत्मा, संविधान कहता है कि जो है, अय भारत के लोगों,
हम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, आत्मसम्मान वाला संविधान भारत देखना चाहते हैं। यही संविधान ही हमको इजाज़त और देता है। तो ऐसा नहीं है, संविधान लचीला भी है और आत्मरक्षा करने वाला, दोनों है। आपने संविधान के अधिकारों की बात किया, लेकिन संविधान में जो वर्णित कर्तव्य है उसके लिए कभी आपके गठबंधन ने जनता को जागरूक नहीं किया, इसे आप मानेंगे? एकदम, क्यों नहीं कहा जागरूक? क्योंकि अधिकार तो सब लोग अपना जान रहे हैं कि मेरा ये अधिकार है। कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं, क्यों? कर्तव्य की जानकारी हो जाने पे क्या आप अपने हक को मांगने लगेंगे? अरे भाई, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की डेट में संविधान को ताक पे रखने का काम किया जा रहा है। आज की डेट में संविधान का ठुकराने का कार्य किया जा रहा है। उसी संविधान को बचाने के लिए हम। आप सिविल इंजीनियर भी हैं? जी जी बिल्कुल। और सिविल इंजीनियर हैं, वहीं 2018 से पहले तक उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो आप लोगों को भवन का नक्शा बनाने तक का अधिकार नहीं था। यह उसी संविधान की व्यवस्था है, उसी कांग्रेस की व्यवस्था थी और उसी समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उसके पहले थे वह भी थे। उन्होंने ये व्यवस्था दे दिया, जबकि वह खुद एक इंजीनियर थे। और उसका 18 में जो मुख्यमंत्री व्यवस्था दिया आवास बंधु का, आप लोगों को वह अधिकार उत्तर प्रदेश में मिला। बाकी देश के अन्य प्रदेशों में सिविल इंजीनियरों को ये अधिकार नहीं है कि वह नक्शा बना के चल सकें, और सरकारी जॉब मिल नहीं रहा है। इस पे सवाल यह होना चाहिए ना, क्यों नहीं सिविल वाले लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? मुझे याद है बहुत अच्छे से कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17 के बीच। उस दौरान अखिलेश जी लगातार इंजीनियरों पे इतना विशेष ख्याल करते थे कि मुझे मतलब UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना। उस आयोग के तहत हर वर्ष एग्ज़ाम कराना, वैकेंसी देना, नौकरी देना, एकदम शेड्यूल था उस शेड्यूल के तहत। लेकिन जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, हमको नहीं लगता कि कुल 1300 लोगों को अभी तक सिविल इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाला था, अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं हुई। उस पर बस ये हुआ कि अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो 6 साल तो ऐसे ही 6 साल परेशान हैं नौजवान। तो आप उनमें तो नौकरी दीजिए जो आपके पास व्यवस्था है। माननीय अखिलेश जी ने तो लगातार इंजीनियरों को नौकरी देने का काम किया। वो तो बेहतर, वो जानते हैं कि उज्जवल भविष्य इंजीनियर इस देश को मजबूत, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे इंजीनियर नहीं आएंगे तो देश की स्थिति नहीं मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरों की एक अच्छी पहचान है। अच्छा वर्क इंजीनियर ही करेंगे, धांधली को इंजीनियर ही रोकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंजीनियर अपने आप में एक मजबूत शख्स हैं और माननीय राष्ट्रपति जी इंजीनियरों को बढ़ाने का काम मजबूती से किया है। मोदी जी जब 2013 में चले, 2014 में PM, उस समय देश की 3 ज़रूरत थी और तीनों को लेकर मुद्दा बनाया गया: बेरोजगारी, महंगाई और बाह्य आंतरिक सुरक्षा। आज इन तीनों विषय पे आप क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं 2 विषय पे तो इस तरह आम इंसान और नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शायद आज की पूर्ववर्ती इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने ठगा नहीं जिस तरीके से मोदी जी ने ठगा है, मजबूती से ठगा है। नौजवान को नए नए सपने दिखा के, नए नए रास्ते दिखा के इस तरह, और मानबेला के ग्राउंड से ही उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा। आज उस हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलने का था। लेकिन जब बेरोजगारी का आंकड़ा देखा जाता है, बेरोजगारी दर देखी जाती है, तो उस दर पे तो भारतीय जनता पार्टी फेल है। जो 4.5 महंगाई भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से फेल है। कहते थे कि हम आएंगे तो 60 रुपये पेट्रोल कर देंगे, आज 100 रुपये पेट्रोल है। तो 60 रुपये की दाल 180 रुपये हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, 60 रुपये की दाल 180 रुपये हो गई है।
महंगाई पे तो भी मोदी जी ने कोई कंट्रोल नहीं किया, सिवाय बढ़ाने का कार्य किया है। गोरखपुर चुनाव पे या देखा जाए तो ये 7वें चरण में यहाँ मतदान है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ जो है काजल निषाद चुनाव के मैदान में। काजल निषाद को इसके पहले लगातार 3 चुनाव में गोरखपुर की जनता ने नकार दिया। पहला चुनाव ये लड़ी कांग्रेस से 2012 में, गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा, जहाँ से आप हैं, और यहाँ की जनता ने उनको इनकार किया। उसका दूसरा चुनाव ये कैंपियागंज में लड़ी 22 में, विधानसभा वहाँ की भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया। फिर महानगर में ये मेयर का चुनाव पिछले साल लड़ा, यहाँ भी इनको शिकस्त मिली। आज जो है ये कहा जा रहा है कि काजल निषाद एक तरह से जो है यहाँ की डमी कैंडिडेट के रूप में भाजपा को जिताऊं नहीं, कैंडिडेट के रूप में बनी। मैं आपकी बात से असहमत हूँ। एक ऐसी महिला जो 14 वर्षों से लगातार जनता के हक और हुकूक के लिए लड़ रही है, ऐसी महिला को अगर आप डमी कह रहे हैं तो मुझे इस बात से मैं नहीं, पब्लिक में ये बात चल रही है। पब्लिक में बात चल रही है तो हमको तो लगता है कि डमी हमारे सांसद जी हैं। वो महिला तो लगातार मजबूती से लड़ रही है। अभी खोराबार में एक चौड़ीकरण के नाम पे कुछ गरीबों के मकान उड़ाने का कार्य किया जा रहा था, तो यही प्रत्याशी हमारी काजल निषाद जी वहाँ पहुँचती हैं और खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं बुलडोज़र मेरे ऊपर से गुजरेगा तब इन गरीबों के आवास उजाड़ा जाएगा। गाँव में क्या विकास के भी मुद्दे हैं? बिल्कुल विकास के तो मुद्दे। डबल इंजन की सरकार में क्या गोरखपुर में विकास हुआ? गोरखपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। बिल्कुल महानगर में भी इन्हीं की बोर्ड है। नहीं, महानगर में भी इनकी बोर्ड है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोनों और बहुत सी ऐसी जगह पे जो विकास अभी पहुंचा नहीं है, लाइट की सड़कों की व्यवस्थाओं का अभी जाल उस आधार पे नहीं है जिस आधार पे होना चाहिए। सीएम सिटी है, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे महानगर में 50 करोड़ भेजते हो और उसकी व्यवस्था ही कुछ नहीं है। आपके वार्ड में कौन कौन से काम होगा? हमारे वार्ड में तो काम अभी काफ़ी चल रहे हैं और मेन रोड पे ही काफ़ी काम चल रहा है, क्योंकि मंदिर का रास्ता जो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है, कार्य बहुत हो रहे हैं। आपका जो वार्ड है इसके बारे में तमाम लोगों का यह भी कहना है कि रसूलपुर में जो यहाँ के अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वोट है, यह सीधे सीधे मंदिर से जुड़ा हुआ रहता है। अब पड़ोसी हैं तो उसका वह धर्म आप लोग निभाते हैं। पड़ोस के लोग हैं, पड़ोस की बात मानते हैं, उसको तो हमको मानना ही पड़ेगा, उसको काटा नहीं जा सकता। आप जो है अपने इस चुनाव में मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से मेरी पूरी अपील यही है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को वोट देने का कार्य करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें